द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट इज दिस, तो सिंपल है, hc बाय लैम्डा कर देंगे तो 12400 बाय 5000 करने पर आपको आंसर मिल जाए। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट तो कर ही रहे होंगे और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2, 3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है और ये 23 जनवरी को होगा और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद। और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं जेई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक, तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं तो। De Broglie wavelength of a neutron is this much. What will be its wavelength at 27 डिग्री सेल्सियस? तो जब भी आपको लैम्डा और टेम्परेचर के बीच में कुछ कुछ बातें पूछी जाएं तो हम ये बात जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ h इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p और p को लिखा जा सकता है
P को लिखा जा सकता है H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। और हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक न्यूट्रॉन की, वो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनाती है, अंडर रूट टी, सॉरी 3/2 काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल होती है टी के। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लेंगे कि पहले वेवलेंथ लैम्डा थी और टेम्परेचर कितना था 927 प्लस 273 इज इक्वल टू, बाद में लैम्डा हो जाता है लैम्डा डैश और बाद में जो टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है 27 प्लस 273। अब इसे आप सॉल्व कर लेना, आपको लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ L एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लीनियर मोमेंटम P इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ इनके लिए बिल्कुल सही होने वाला है? तो देखिए हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है L, ये हम जानते हैं किसके बराबर होता है, H अपॉन P के बराबर। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको मिल जाता है LP इज इक्वल टू H विच इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मतलब ये XY इज इक्वल टू C स्क्वायर वाली फॉर्म आपको मिल रही है। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा इनमें से, ये वाला ऑप्शन है, तो इसे ही आप टिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद द थर्मल न्यूट्रॉन ऑफ मास m एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज गिवन बाय। तो यहाँ पे पूछ ही लिया है तो लैम्डा को लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P को लिख सकता हूँ 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ 3/2 kT के बराबर। तो यहाँ से 2 से 2 चला जाता है तो H अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kT विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट विच इज इक्वल टू, ये H/E के बराबर आता है। देखिए ध्यान से, यदि मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाता हूं और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो हम रिलेशन जानते हैं कि E इंटू VS इज इक्वल टू H इंटू F माइनस ऑफ फाई नॉट। तो यदि मैं E से डिवाइड कर देता हूं तो आपको मिलता है H अपॉन E इंटू F माइनस ऑफ फाई नॉट डिवाइडेड बाई E। तो y इज इक्वल टू mx माइनस सी टाइप का ग्राफ आपको यहाँ पे मिलता है, mx माइनस सी टाइप का ग्राफ आपको मिलता है, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका स्लोप बेटा H/E के बराबर है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, H/E हमारा आंसर होना चाहिए। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34 होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1.5 milliwatt of 400 nanometer light is directed at a photoelectric cell. If 0.10% of incident photon produces photoelectrons, then current in the cell is equal to, यानी कि 0.1% जो इंसिडेंट फोटोन है वो ही निकाल पाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है। भैया ये देखिए, मैं मान लेता हूं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड जो निकल रहे हैं, मान लेता हूं n के बराबर है, np के बराबर है, np के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स np निकले हैं इनटू एक फोटॉन की एनर्जी hc बाय लैम्डा के बराबर है। तो 1 सेकेंड में जो निकलने वाली एनर्जी हमें किसके बराबर पर जानते हैं, पावर के बराबर होती है। तो इसे 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे यहां से मिल जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो वैल्यू है आप यहां लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय hc बाय लैम्डा। तो इसे आप लिख सकते हैं 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम विच इज 4000। अब बिकॉज यहां से आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा तो यहां से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 90। तो ये बेटा आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल चुके हैं। इसका 0.1% इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से बताया जा सकता है इन 1 सेकेंड कितना होगा, इस वाली चीज का 0.1%। सो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12400 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का 0.1%, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इन 1 सेकेंड। अब पूछा गया है कि करंट बताना है,
तो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकंड कितने निकल रहे हैं, और यही किसके बराबर है, करंट के बराबर होने वाला है। तो 1.6 10⁻⁻⁹ से 1.6 10⁻⁹ कैंसिल आउट हो जाता है। फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको एक ही बार में मिल जाएगा। ठीक है, एक ही बार में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद आगे चलते हैं। टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स शो photoelectric effect by a light of wavelength lambda a falls on plate A and lambda b on plate B. Lambda a is equal to 2 lambda b. The maximum kinetic energy आपसे पूछ रहे हैं कितना होगा। तो मैं पहली वाली प्लेट के लिए लिख सकता हूं, आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं, इनका मतलब वर्क फंक्शंस बराबर होंगे। आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स का मतलब है कि वर्क फंक्शन बराबर होने वाला है, वर्क फंक्शन बराबर होने वाला है। तो पहली वाली के लिए लिखूंगा कि K मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K मैक्स, पहले वाले केस में A में लिख देता हूं K मैक्स A, या इसको KA लिख देते हैं, KA इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा A माइनस ऑफ फाई नॉट। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं KB इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा B माइनस में फाई नॉट। ठीक है, अब हमसे पूछा आंसर किस फॉर्म में गया है। देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ऐसे पूछी गई है कि किसके बराबर है और किससे कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और हमारे पास वेरिएबल भी कितने हैं, K मैक्स और फाई नॉट। इसका मतलब ये है हम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे, एक एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे। आप बराबर में किसके है ये नहीं बता पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि इन दोनों इक्वेशंस में यदि लैम्डा ए को मैं 2 लैम्डा बी के बराबर कर देता हूँ, 2 लैम्डा बी मैं इसे लिख सकता हूँ, तो हमें K A इज इक्वल टू HC बाय 2 लैम्डा बी माइनस फाई नॉट और KB इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा बी माइनस फाई नॉट मिल जाता है। अब देखिए बेटा ध्यान से, यदि मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से 2KA बचेगा और ये हट जाएगा, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और माइनस 2 फाई नॉट बचने वाला है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दिस एंड दिस, तो आपको मिलेगा 2KA माइनस ऑफ KB इज इक्वल्स टू ये और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 फाई नॉट और यहाँ पे मिलता है आपको प्लस में फाई नॉट। तो यहाँ से आपको मिलता है 2KA माइनस ऑफ KB इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई नॉट, माइनस ऑफ फाई नॉट। अब ध्यान से देखिए बेटा, फाई नॉट जो है वर्क फंक्शन है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसके आगे माइनस लगा है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब 2KA जो है वो माइनस KB ये लेस देन 0 होने वाला है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि KA इज लेस देन KB बाई 2, KA इज लेस देन KB बाई 2, यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले वाले केस में है वो दूसरे की आधी काइनेटिक एनर्जी से भी कम होने वाला है। तो KA लेस देन KB बाई 2 हमारा आंसर जो है वो मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बात आई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ध्यान से सवाल को ध्यान से देखिएगा कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सपोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी E0 इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। देखिए इलेक्ट्रॉन का बीम आकर गिर रहा है एक मेटल पर, इलेक्ट्रॉन का बीम आकर गिर रहा है एक मेटल सरफेस पर। इलेक्ट्रॉन का बीम हमको बताया नहीं है कि किसी एंगल पर आके गिर रहा है या हेड ऑन गिर रहा है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है। तो इसका मतलब आंसर भी ऐसा ही होगा कि ये कर सकता है, नहीं कर सकता, ये होगा या नहीं होगा। आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट पर आकर ये नहीं रोक सकते हैं, कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी की फॉर्म में आंसर आपसे पूछा होगा, बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन अधूरी दी है। आप देख भी सकते हैं कि बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर गिर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो E0 है। हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E0 है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है बेटा टोटल E0 है। ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होने वाली है, एनर्जी E0 के बराबर। इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। चैम्बर जो है इवैक्यूएटेड है, यानी वैक्यूम यहां पर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन से एक बार पढ़ते हैं क्या दिया है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड विद एनी एनर्जी विद मैक्सिमम ऑफ E0। No electrons will be emitted as only photons can emit electron। ये can है यहाँ पे, photons can emit electron। No electrons can be emitted but all with an energy
but all with an energy. Electron can be emitted with any energy with maximum of E0 minus 5 being the work function. ध्यान से देखिए वर्क फंक्शन के पहले आपको जानना जरूरी है कि वर्क फंक्शन होता क्या है। जब किसी मेटल सरफेस पर फोटोन आकर गिरते हैं तो फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वहां पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस मेटल सरफेस पर। मैं काफी सिंप्लीफाई इसको कर रहा हूं, है ना, ओवर सिंप्लीफिकेशन है अब, इसलिए थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि उस प्लेट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस मेटल प्लेट पर है, इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इसको रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। तो वर्क फंक्शन हमारे पास होता है कि ऐसा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास होना ही चाहिए जिससे कि वो उस फील्ड को जो है वो फील्ड से बाहर चला जाए, उस फील्ड के बाहर चला जाए, उस प्लेट को छोड़कर बाहर लिबरेट हो जाए, तो उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है, यानी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब फोटोन आकर गिरता है। तो अब इलेक्ट्रॉन जब आकर गिरेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट हैं, यानी सरफेस पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। डेप्थ से याद आया मुझे, कॉलेज की कुछ याद आ रही है कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से इमेज फॉर्मेशन करता है और उससे हेल्प से बहुत ज़्यादा डिटेल में इमेजेस जो हैं वो प्राप्त हम करते हैं। तो वहाँ पे बहुत तरह के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टर्शरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे अलग अलग तरह के जो हैं इमेजेस बनाए जाते हैं। तो आप कॉलेज में जाओगे तब पढ़ोगे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो यहाँ बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं सबसे बेस्ट केस सिनेरियो मान रहा हूँ, सबसे बेस्ट कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इनके मासेस बराबर हैं, ये रेस्ट पे है, मूव कर रहा है। यदि कोलिजन इलास्टिक टाइप का हुआ तो सोचो क्या होगा। हम जानते हैं इलास्टिक और हेड ऑन टाइप का कोलिजन हुआ तो क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक मास m, यदि इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो इसको स्वैप हो जाती है, यानी कि बिफोर कोलिजन यदि आपके पास ऐसी कंडीशन है तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये रेस्ट पर आ जाएगा और ये जो वेलोसिटी है इस वाले ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगी। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो यदि बेस्ट केस सिनेरियो माने ये इलेक्ट्रॉन यदि इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इलास्टिक कोलिजन होता है हेड ऑन, तो ये E0 एनर्जी लेकर बाहर जा सकता है। और क्योंकि यहां पर कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ही नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर नहीं लगा सकते हैं। बिकॉज वर्क फंक्शन तो वही है ना कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स होता था उससे भी हमें पार करवाने इलेक्ट्रॉन को, तो हमें वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता था। तो इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई वर्क फंक्शन यहाँ पे कितना होगा, 0 के बराबर होगा। इफेक्टिव जो वर्क फंक्शन है 0 के बराबर होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बेटा, बेस्ट के सिनेरियो लिया है मैंने, जब बेस्ट के सिनेरियो में मैक्सिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकती है वो हो सकती है E0 के बराबर। अब देखिए, अब मान लो इनइलास्टिक कोलिजन हो, E की वैल्यू 0 के बराबर हो, तो हम फॉर्मूला जानते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है इन जनरल वो होता है ½ इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि देखें तो ये mm अपॉन m प्लस m/2, ये v स्क्वायर, ये आपके पास है 1, यानी कि आपको मिल जाता है यहाँ से 1/4 mv स्क्वायर, यानी कि E0/2 लॉस हो सकता है। तो यदि मैं इसको इनइलास्टिक कोलिजन मान लेता हूँ और इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिनिमम मिल सकता है, E मिनिमम मिल सकता है E0/2 के भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट के सिनेरियो में E0 एनर्जी लेकर उड़ जाएगा, वर्स्ट के सिनेरियो में E0/2 एनर्जी लेकर उड़ जाएगा, और क्योंकि वर्क फंक्शन तो यहाँ पे है ही। अब यदि मैं बात करूँ पूरे सैंपल की, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि डेप्थ में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से आके टकराता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो टकराने में अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है। और मिनिमम एनर्जी की बात करें तो हो सकता है कि एक सरफेस के अंदर वाला कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकराए कैसे भी करके, और ये इन सब से टकराते हुए अपनी एनर्जी को पूरा लॉस करवा दे,
तो मिनिमम एनर्जी की यदि बात करें, ओवरऑल यदि सैंपल में बात करें, ओवरऑल यदि बात करें इस फिनोमेना की, तो मिनिमम एनर्जी जो है बेटा किसके बराबर हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। और ओवरऑल यदि बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, ई नॉट के बराबर हो सकती है, ई नॉट के बराबर हो सकती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जरूर निकलेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, वर्क फंक्शन 0 है, तो इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेंगे। और उन इलेक्ट्रॉन्स की, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, ई नॉट के बराबर हो सकती है, और मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, समझ में आया।